और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारे डीएनए में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बदलाव हमें एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है? या फिर ये कि हमारे पूर्वजों की वजह से आज हमें मोटापे का खतरा ज्यादा क्यों है? बेसिकली ये सब हमारे जीन्स का खेल है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और डीप नॉलेज के लिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। एग्जैक्टली। हमारे अंदर छिपे ये जेनेटिक कोड्स डिसाइड करते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे सर्वाइव करते हैं और फ्यूचर में हमारी हेल्थ कैसी होगी। इट्स अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड। बिल्कुल। तो आज हम जेनेटिक्स के एक जबरदस्त सफर पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे उन जीन से जो ह्यूमन सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। फिर समझेंगे कि कैरियोटाइपिंग और जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है। उसके बाद हम हेरिटेबिलिटी, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स और ब्लड ग्रुप्स के इनहेरिटेंस पैटर्न्स को डिकोड करेंगे। और उसके बाद हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज और जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाएंगे। एंड फाइनली हम एवोल्यूशन में म्यूटेशन के रोल को और कार टी थेरेपी जैसी रेवोल्यूशनरी मेडिकल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फाउंडेशन, जीन्स अफेक्टिंग ह्यूमन सर्वाइवल। हाँ, ये सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है, इसका आखिर मतलब क्या है? सोचो इसे ऐसे, ये वो जीन्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल टूल किट का हिस्सा थे। सर्वाइवल टूल किट, इंटरेस्टिंग। Basically, these are genes that can increase or decrease an individual's longitude, life expectancy, and overall fitness. और ये सब हमारे evolution का direct result है। वाओ, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, क्लासिक एग्जांपल है जीन कल्चर को एवोल्यूशन। ओके। जब इंसान ने पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन शुरू किया तो दूध उनकी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। राइट। ओवर जनरेशंस इस कल्चरल प्रैक्टिस ने एक जेनेटिक चेंज को फेवर किया, द लैक्टोज परसिस्टेंस जीन। अच्छा। आज भी जिन पॉपुलेशंस की हिस्ट्री पेस्टोरलिज्म से जुड़ी है वहां एडल्ट्स में मिल्क डाइजेस्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। अच्छा। कल्चर ने जीन को बदल दिया। वाओ, दैट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि ये जीन्स जरूरी है बिकॉज़ दे आर द वेरी रीजन वी आर हियर टुडे। एग्जैक्टली। हमारे एंसेस्टर्स ने जिन चैलेंजेस को फेस किया, फेमाइन्स, डिजीजेस, क्लाइमेट चेंज, उन सब से लड़ने के लिए ये जीन्स इवॉल्व हुए। और इसका बैकग्राउंड जीन कल्चर को एवोल्यूशन के आइडिया में ही छिपा है, राइट? कि कल्चरल एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। Precisely. It's not just biology dictating our lives, our culture also guides our genetic evolution. समझा। तो इसके कोर लॉजिक में चलते हैं। इन जीन्स की अलग-अलग कैटेगरीज है, राइट? Yes. जैसे लीथल या सब लीथल जीन्स। Yes, lethal genes can cause death, जबकि sublethal genes fitness reduce करते हैं. But the more fascinating category is adaptive response. अडैप्टिव रिस्पांस, ओके। For instance, the EPAS1 gene जो Tibetans में मिलता है, उन्हें high altitude, low oxygen environments में survive करने में help करता है। ये उनका super athlete जीन है। अरे वाह। Similarly, अफ्रीका में sickle cell anemia का जीन in its heterozygous state मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो क्लासिक ट्रेड ऑफ है, एक तरफ प्रॉब्लम, दूसरी तरफ सर्वाइवल एडवांटेज। Exactly. और कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी हैं, राइट? जैसे APOE1 जीन जो लॉन्जेविटी बढ़ाता है, या फोलेट मेटाबॉलिज्म जीन फॉर फीटल ग्रोथ। हाँ। और मेरा फेवरेट तो CCR5 जीन म्यूटेशन है जो HIV वायरस को टी सेल्स में एंटर करने से ही रोक देता है, बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी। और इसमें अर्बनाइजेशन का भी एक रोल है। जैसे जैसे इंसान शहरों में क्राउडेड सोसाइटीज में रहने लगा, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी जैसी इन्फेक्शियस डिजीजेस तेजी से फैली। राइट। इस प्रेशर में नेचुरल सिलेक्शन ने उन जीन्स को फेवर किया जो इन बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आज क्या है? थ्रिफ्टी जीनोटाइप फॉर एग्जांपल। द थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस। पुराने जमाने में जब फैमिन्स आम बात थी तो ऐसे लोगों का सर्वाइवल एडवांटेज था जिनकी बॉडी फैट को एफिशिएंटली स्टोर कर सकती थी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमारी जीन सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री, कल्चर और एनवायरनमेंट का एक लिविंग रिकॉर्ड है। दे टेल अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड एडेप्टेशन। एब्सोल्युटली। चलो इस पर थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस को इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है? गुड क्वेश्चन। बिकॉज इट्स अ हाइपोथेसिस, नॉट अ प्रूवन थ्योरी। क्रिटिक्स पूछते हैं कि अगर ये एडेप्टेशन सिर्फ फैमिन्स के लिए था तो अब जब फैमिन नहीं है तो भी ये जीन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों परसिस्ट कर रहे हैं? वैलिड पॉइंट। इसका एवोल्यूशन सिर्फ फैमिन से लिंक करना शायद एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मेक सेंस। सेकंड, EPA1 जीन हाई एल्टीट्यूड पर आखिर करता क्या है? व्हाट्स द मैकेनिज्म? It helps the body regulate red blood cell production more efficiently in low oxygen conditions. इससे ब्लड dangerously thick नहीं होता, जो हाई एल्टीट्यूड्स पर एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, क्या लैक्टोज परसिस्टेंस सभी पेस्टोरल कम्युनिटीज में एक जैसा है? मोस्टली हाँ, जहाँ दूध पीना एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल नॉर्म रहा है, वहाँ इस जीन का सिलेक्शन प्रेशर सबसे ज्यादा था। बट ऑफ कोर्स थोड़ी वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हिस्ट्री और डाइट ऑफ दैट पॉपुलेशन। फोर्थ, CCR5 जीन म्यूटेशन HIV से आखिर बचाता कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? सिंपल और ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। ये जीन एक प्रोटीन रिसेप्टर बनाता है जिसे HIV वायरस टी सेल्स में घुसने के लिए एक दरवाजे की तरह यूज करता है। अच्छा। द म्यूटेशन बेसिकली डिसेबल्स दिस डोर, सो वायरस कांट गेट इन, एज सिंपल एज दैट। वाओ। एंड लास्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन और डिजीज रेजिस्टेंस का लिंक थोड़ा और क्लियर करो। इमेजिन करो भीड़-भाड़ वाली जगहों में इन्फेक्शियस डिजीजेस तेजी से फैलती हैं। राइट। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव प्रेशर। जिन लोगों के पास नेचुरली रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग जीन्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और अपनी जीन्स आगे पास करते हैं। ओवर मेनी जनरेशंस द पॉपुलेशन एज अ होल बिकम्स मोर रेजिस्टेंट। Excellent. Now pause and practice saying
जीन कल्चर को एवोल्यूशन शोज हाउ पैस्टोरलिज्म लेड टू द लैक्टोज परसिस्टेंस जीन। इन शॉर्ट, हमारे सर्वाइवल जीन्स, एडेप्टेशन और कल्चरल हिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। ओके, तो हमने देखा कि जीन्स हमारे सर्वाइवल को कैसे शेप करते हैं, बट इन जीन्स को स्टडी कैसे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ फंडामेंटल टूल, द कैरियोटाइप। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? इसे आप एक इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, आई लाइक दैट। टेक्निकली इट इज अ माइक्रोफोटोग्राफ जो एक सेल के अंदर के सारे क्रोमोसोम्स को उनके नंबर, साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज करके दिखाता है। इट्स लाइक अ फैमिली पोर्ट्रेट ऑफ योर क्रोमोसोम्स। अ फैमिली पोर्ट्रेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वाओ। एग्जाम्पल के लिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स एमनियोटिक फ्लूइड से फीटस के सेल्स लेकर उनका कैरियोटाइप बनाते हैं ताकि डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सके, है ना? एब्सोल्युटली। तो इसके प्रोसेस को यानी मेथोडोलॉजी को समझते हैं। ओके। पहला स्टेप है सैंपल कलेक्शन, मतलब ब्लड, बोन मैरो या एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। ठीक है। दूसरा, सेल कल्चर। इन सेल्स को लैब में कल्चर करके मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड देन? थर्ड स्टेप, अरेस्ट एट मेटाफेज। सेल्स को केमिकली ट्रीट करके उनके सेल डिवीजन को मेटाफेज स्टेज पर रोक दिया जाता है। मेटाफेज पर ही क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड और क्लियरली विजिबल होते हैं। गॉट इट। फोर्थ, स्टेनिंग। फिर क्रोमोसोम्स को स्पेशल डाई से स्टेन किया जाता है, जैसे जी बैंडिंग टेक्निक, जिससे उन पर यूनिक लाइट और डार्क बैंड्स आ जाते हैं। और फाइनली फोटोग्राफी एंड एनालिसिस। माइक्रोस्कोप से उनकी फोटो ली जाती है और क्रोमोसोम्स को पेयर्स में साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करके एनालाइज किया जाता है। तो इस ब्लूप्रिंट का सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग एबरेशंस क्या है? इससे दो तरह की प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो सकती हैं। एक तो न्यूमेरिकल एबरेशंस, मतलब नंबर में गड़बड़ी। एग्जैक्टली। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, ट्राइसोमी 21, या टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। और दूसरी प्रॉब्लम? स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, जैसे किसी क्रोमोसोम का एक हिस्सा डिलीट हो गया हो या डुप्लीकेट हो गया हो, या उल्टा जुड़ गया हो, इन्वर्जन। हाँ, या किसी दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ गया हो, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके और भी एप्लीकेशंस है, राइट? यस। अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड प्रीनेटल डायग्नोसिस। कुछ कैंसर्स जैसे सर्टेन ल्यूकीमियाज स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज से लिंक्ड होते हैं, तो उन्हें डिटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। अच्छा। और एवोल्यूशनरी स्टडीज में भी, जैसे ह्यूमन और चिंपैंजी के कैरियोटाइप्स को कंपेयर करके हम उनके कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्जेंस को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी? बिल्कुल। पहला, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब डीएनए लेवल पर चेंज नहीं देख सकता। एग्जैक्टली। ये सिर्फ लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाता है। डीएनए सीक्वेंस के लेवल पर एक बेस पेयर का चेंज नहीं पकड़ सकता। उसके लिए डीएनए सीक्वेंसिंग चाहिए। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑन दिस। फर्स्ट, मेटाफेज स्टेज ही क्यों चुना जाता है? सिंपल। Imagine trying to count a bowl of tangled spaghetti versus a set of neatly arranged macaroni. गुड एनालॉजी। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मैक्रोनी की तरह कंडेंस्ड और नीटली अलाइंड होते हैं, जिससे उनको काउंट करना और उनका स्ट्रक्चर देखना आसान हो जाता है। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन, कैरियोटाइप से डीएनए लेवल म्यूटेशन का पता क्यों नहीं चल सकता? Let's use another analogy. Imagine करो आप सैटेलाइट से एक शहर की फोटो ले रहे हो। ओके। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सड़कें दिख जाएंगी, लेकिन एक घर के अंदर का फर्नीचर नहीं। कैरियोटाइप वही सैटेलाइट इमेज है। ये बड़े क्रोमोसोमल चेंजेस दिखाता है, डीएनए के स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू पुट इट। थर्ड, प्रीनेटल डायग्नोसिस में इसका क्या स्पेसिफिक रोल है? ये होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के रिस्क का पता लगाने में मदद करता है। दिस गिव्स पेरेंट्स क्रूशियल इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फोर्थ, क्या एक इंसान के हर सेल का कैरियोटाइप सेम होता है? जनरली एक इंडिविजुअल के सारे सोमैटिक सेल्स का कैरियोटाइप सेम होता है, लेकिन कैंसरस सेल्स में ऑफन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो उनका कैरियोटाइप नॉर्मल सेल से अलग हो सकता है। अच्छा, सो इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई कैंसर सेल्स। Yes. एंड फाइनली, फोरेंसिक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन है? Theoretically, it can help in individual identification by determining sex, XX versus XY. But practically, DNA fingerprinting is far more specific and reliable. Karyotyping forensics में यूज नहीं होता। परफेक्ट। अब आप सबकी बारी है। Pause and practice saying karyotyping is the biological blueprint showing chromosomal number and structure. In short, karyotyping क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज को डायग्नोस करने का एक पावरफुल विजुअल टूल है। ओके, तो कैरियोटाइपिंग हमें बताता है कि क्या गलत है, लेकिन इस जानकारी का क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा और पर्सनल सवाल है। हाँ। और यहीं पे जेनेटिक काउंसलिंग का रोल आता है। ये है क्या चीज? फंडामेंटली ये एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस है। सीधे शब्दों में, ये एक एक्सपर्ट एडवाइजर और एक पेशेंट या फैमिली के बीच की बातचीत है। अच्छा। इसका मेन पर्पस है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिस्क को असेस करना, समझाना और मैनेज करने में हेल्प करना। It's about translating complex genetic information into practical life choices. लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक कपल है जिनके फैमिली में सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री है। बच्चा प्लान करने से पहले वो एक जेनेटिक काउंसलर से मिलते हैं। Exactly. काउंसलर उनकी फैमिली हिस्ट्री एनालाइज करके बताता है कि उनके बच्चे में ये डिसऑर्डर होने के कितने चांसेस हैं। और इसके दो मेन लेवल्स होते हैं, राइट? हाँ, एक है बिफोर ऑनसेट। ये प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के लिए होता है। यहाँ प्रोजनी में डिसऑर्डर के चांसेस को कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा, आफ्टर ऑनसेट। अगर किसी को ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे डाउन सिंड्रोम, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या थेरेपी जरूरी है, इस पर गाइडेंस दी जाती है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअल स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होते हैं? 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, जेनेटिक स्क्रीनिंग।
इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस यानी फैमिली ट्री स्टडी या प्रीनेटल डायग्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। Second, लाइक्लीहुड कैलकुलेशन, स्क्रीनिंग से मिले डेटा के बेसिस पर डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में बताया जाता है। जैसे आपके बच्चे में ये कंडीशन होने का 25% चांस है। और तीसरा स्टेप, सजेस्टिंग वेज, यहाँ 2 सिनेरियोज हैं। प्री बर्थ में पेरेंट्स को प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद की जाती है। और पोस्ट बर्थ, पोस्ट बर्थ में बच्चे के लिए थेरेपी और मैनेजमेंट प्लान सजेस्ट किए जाते हैं ताकि वो एक रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ जी सके। ओके, लेट्स डाइव डीपर। काउंसलिंग का मेन गोल क्या है? टू प्रिवेंट द डिसऑर्डर और टू मैनेज इट? It's both. The goal depends on the situation. Pre-conception stage पर goal prevention या risk awareness हो सकता है। Post diagnosis goal management और quality of life improve करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस इसमें कैसे मदद करता है? Pedigree analysis एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वो फैमिली ट्री में डिसऑर्डर के पैटर्न को ट्रैक करता है। अच्छा, इस पैटर्न से ये अनुमान लगाया जाता है कि डिसऑर्डर डोमिनेंट है या रिसेसिव और आगे इसके पास ऑन होने का कितना रिस्क है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट होता है? Not at all. And that's a crucial point. It provides probabilities, not certainties. It's about understanding and managing risk, not predicting the future with 100% accuracy. फोर्थ, इसमें एथिकल कंसर्न्स क्या हैं? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे। सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फॉर्मेशन का मिसयूज। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज या एम्प्लॉयर्स इसे डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, एक और डर डिजाइनर बेबीज की तरफ जाने का है, जहां लोग सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक ट्रेट्स चूज करने के लिए जेनेटिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने लगे। एंड लास्ट वन, इंडिया में जेनेटिक काउंसलिंग कितना कॉमन है? अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। लोग अब प्री मैरिटल एंड प्री कंसेप्शन स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, बट अभी भी एक लॉन्ग वे टू गो है। गॉट इट। अब दोस्तों, प्रैक्टिस करने का टाइम है। जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प्स फैमिलीज अंडरस्टैंड एंड मैनेज द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन शॉर्ट, जेनेटिक काउंसलिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग डिसीजंस में बदलने का एक जरूरी प्रोसेस है। Okay, next let's dive into a slightly mathematical but super important concept, heritability. हम सब ने नेचर वर्सेस नर्चर की बहस सुनी है। हाँ, हेरिटेबिलिटी इस कॉन्सेप्ट को एक नंबर देने की कोशिश है। एग्जैक्टली। सिंपली पुट, हेरिटेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो ये एस्टिमेट करता है कि किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेट की वेरिएशन का कितना प्रोपोर्शन जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है। सो अगर हाइट की हेरिटेबिलिटी 0.8 है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में हाइट की वेरिएशन का 80% जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से है। करेक्ट। और इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है। इसके 2 टाइप्स हैं। एक है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी या H²। ओके, ये जेनेटिक वेरिएशन के सारे कंपोनेंट्स को कंसीडर करता है, एडिटिव, डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। इसका फॉर्मूला है H² = VG/VP। और दूसरा? नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी या H²। ये सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को कंसीडर करता है। ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये बताता है कि एक ट्रेट पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कितना रिलायबली पास होगा। वेट, एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं? जरूर। एडिटिव का मतलब है हर अलील का छोटा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जैसे दीवार में ईंटें जोड़ना। ओके, डोमिनेंस का मतलब है जब एक अलील दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देता है, और एपिस्टेसिस का मतलब है जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है। सो नैरो सेंस सिर्फ सिंपल क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को देखता है। यस, इसलिए वो प्रिडिक्शन के लिए बेहतर है। और इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं? सेवरल मेथड्स हैं। एक है ट्विन स्टडीज। इसमें मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विन्स को डाइजाइगोटिक यानी फ्रेटर्नल ट्विन से कंपेयर किया जाता है। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स में कोई ट्रेट ज्यादा सिमिलर है तो उसका जेनेटिक कंपोनेंट स्ट्रांग है। करेक्ट। फिर है फैमिली स्टडीज एंड अडॉप्शन स्टडीज। और मॉडर्न अप्रोच में हम स्पेसिफिक जीन्स जैसे SNPs को एनालाइज करके हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। लेट्स डू अ क्रॉस क्वेश्चनिंग ऑन दिस टू क्लियर सम कॉमन मिथ्स। फर्स्ट, अगर एक ट्रेट की हेरिटेबिलिटी हाई है तो क्या इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। हेरिटेबिलिटी एक पॉपुलेशन लेवल स्टैटिस्टिक है, इंडिविजुअल की किस्मत नहीं। अच्छा, हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब है कि पॉपुलेशन में वेरिएशन मोस्टली जेनेटिक है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए एनवायरनमेंट अभी भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। योर जीन्स लोड द गन बट एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। ग्रेट लाइन। सेकंड, कैन हेरिटेबिलिटी चेंज ओवर टाइम और बिटवीन पॉपुलेशंस? यस, डेफिनेटली, क्योंकि हेरिटेबिलिटी जेनेटिक और एनवायरमेंटल वेरिएंस दोनों पर डिपेंड करती है। अगर एनवायरनमेंट सबके लिए एक जैसा हो जाए तो हेरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट्स नॉट अ फिक्स्ड बायोलॉजिकल कांस्टेंट। सो इट्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। गॉट इट। थर्ड, ट्विन स्टडीज में क्या अजम्पशन लिया जाता है जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? द इक्वल एनवायरमेंट अजम्पशन। ये माना जाता है कि आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स दोनों अपने एनवायरनमेंट को इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ, क्रिटिक्स कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स को लोग ज्यादा एक जैसा ट्रीट करते हैं, जिससे उनका एनवायरनमेंट भी ज्यादा सिमिलर हो जाता है, which might inflate the heritability estimates. Fourth question, can you apply the heritability of one group to another? For example, a wealthy community versus a poor one? No, you can't, क्योंकि एनवायरमेंटल वेरिएंस बिल्कुल अलग है। वेल्थी कम्युनिटी में जहां सबको अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएंस कम है तो हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी। पुअर कम्युनिटी में इसका उल्टा होगा। Last one, narrow sense heritability एनिमल ब्रीडिंग में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रिडिक्ट करती रहती सिलेक्शन से कितना रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ बेस्ट ट्रेट्स वाले एनिमल्स को ब्रीड करते हैं तो नैरो सेंस हेरिडिटेबिलिटी बताती है कि उनके बच्चों में वो ट्रेट कितना इंप्रूव होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी। Fantastic. Okay, everyone, pause और practice करें. Heredity is a statistical estimate of the proportion of trait variation due to genetic factors in a population. In short, heredity is a tool to quantify the nature versus nurture debate for a population, but it's a dynamic and often misunderstood concept.
Okay, let's move from the statistical to the specific. Let's talk about single gene mutation disorders, also known as Mendelian disorders. जैसा कि नाम से क्लियर है, ये डिसऑर्डर्स एक सिंगल जीन में म्यूटेशन या चेंज की वजह से होते हैं। इट्स लाइक एक बुक में सिर्फ एक वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन उससे पूरा मीनिंग बदल गया। And there are about 10,000 such disorders affecting 1% of the world's population. Classic examples हैं sickle cell anemia, cystic fibrosis and Huntington's disease. एग्जैक्टली इनके इनहेरिटेंस के पैटर्न्स के बेसिस पर इनको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। Okay. पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ डिसऑर्डर पाने के लिए जीन की सिर्फ एक म्यूटेंट कॉपी ही काफी है। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है तो बच्चे में डिसऑर्डर होने का 50% चांस होता है। एग्जाम्पल हंटिंगटन्स डिजीज। Second, ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ डिसऑर्डर होने के लिए जीन की दोनों कॉपीज का म्यूटेंट होना जरूरी है। अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स यूजुअली कैरियर्स होते हैं। एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस। and the third type. एक्स लिंक्ड। यहाँ म्यूटेंट जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो इन डिसऑर्डर से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। फीमेल्स अक्सर कैरियर्स होती हैं। एग्जाम्पल हीमोफीलिया। So, the introduction is that these disorders are the clearest real-world application of Mendelian genetics. और इनकी स्टडी ने genetic testing और काउंसलिंग की नींव रखी। करेक्ट। द कॉल लॉजिक इज सिंपल। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में म्यूटेंट जीन एक बुली की तरह है। रिसेसिव डिसऑर्डर्स में म्यूटेंट जीन शाय है, वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है जब उसके पास पार्टनर हो। और X-linked disorders clear gender-specific patterns दिखाते हैं। यस, और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इनकी अंडरस्टैंडिंग से ही प्रीनेटल डायग्नोसिस, कैरियर स्क्रीनिंग और अब जीन थेरेपी पॉसिबल हुई है। Time for some cross-questioning. Why does a dominant disorder typically appear in every generation? क्योंकि अफेक्टेड होने के लिए सिर्फ एक म्यूटेंट एलील काफी है। अगर एक पेरेंट के पास वो एलील है तो उनके हर बच्चे को वो एलील इनहेरिट करने का 50% चांस है। इट्स लाइक अ कॉइन टॉस फॉर एवरी चाइल्ड। Makes sense. In a recessive disorder, if both parents are carriers, what is the chance of their child being affected? The classic Mendelian ratio. There's a 25% chance the child will be affected, 50% chance the child will be a carrier, or 25% chance the child will be completely unaffected. Why are males more commonly affected by X-linked recessive disorders? Simple math. मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। अगर उस एक एक्स पर फॉल्टी जीन आ गया तो उनके पास बैकअप के लिए दूसरा हेल्दी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जैसा कि फीमेल्स के पास होता है। How can we identify these single gene mutations? Can karyotyping work? नो, कैरियोटाइपिंग यहाँ काम नहीं आएगा। रिमेंबर आवर सैटेलाइट एनालॉजी? इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स चाहिए, जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर एंड सदर्न ब्लॉटिंग। Last question, can a new dominant mutation appear in a family with no history of the disorder? यस, एब्सोल्युटली। दिस इज कॉल्ड अ डी नोवो म्यूटेशन। ये स्पर्म या एग सेल फॉर्मेशन के दौरान स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। In that case, the child will be the first in the family to have the disorder. Understood. दोस्तों अब practice time. Single gene disorders follow predictable Mendelian inheritance patterns like dominant, recessive and X-linked. In short, these disorders are caused by a single faulty gene, but their impact and inheritance can be understood through clear genetic rules. Single gene disorders are straightforward. But what about common conditions like diabetes or heart disease? They don't seem to follow these simple rules. You're right. That brings us to a crucial concept. The multifactorial trait. Okay. ये वो ट्रेट है जो मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से इन्फ्लुएंस होता है। सोच लीजिए, जीन्स प्लस एनवायरमेंट इज इक्वल टू ट्रेट। दिस इज द रियलिटी फॉर मोस्ट कॉमन ट्रेट्स एंड डिजीजेस। So obesity is a great example. आपके पास obesity के लिए genetic predisposition हो सकती है, लेकिन आपका diet और lifestyle मतलब environment decide करेगा कि आप actually obese होंगे या नहीं। एग्जैक्टली। और इससे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक ट्रेट मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है, बट वी डोंट एक्सप्लिसिटली कंसिडर द एनवायरमेंट्स रोल। For instance, skin color or height. So all multifactorial traits are polygenic, but not all polygenic traits are studied as multifactorial. Got it? Yes. So the introduction is that most common chronic diseases are multifactorial. और background ये है कि for decades जो nature versus nurture की debate थी, multifactorial traits show us that it's almost always nature and nurture. Yes. और इसका core logic ये है कि ये traits दो तरह के हो सकते हैं। Quantitative traits जैसे height, weight जो continuous spectrum पर होते हैं। और qualitative traits? इन्हें present या absent की तरह देखा जाता है, बट इनके पीछे एक थ्रेशोल्ड मॉडल काम करता है। मतलब आपको डिसऑर्डर तभी होगा जब आपकी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें। The real world impact is massive for public health, है ना? We have to encourage a healthy diet and exercise, not just rely on genetic screening. Precisely. Our lifestyle choices can profoundly influence our genetic predispositions. Time for a quick cross-questioning. What is the main difference between multifactorial and polygenic inheritance in simple terms? Polygenic is purely about multiple genes influencing a trait. Multifactorial adds the layer of environment on top of multiple genes. It's the difference between a recipe with many ingredients, polygenic, and that same recipe being cooked by different chefs in different kitchens, multifactorial. A genetic predisposition is one factor, but a diet high in sugar and a sedentary lifestyle are major environmental triggers. Similarly, for lung cancer, smoking is a massive environmental factor. Why are multifactorial disorders so hard to study? Because you have to track multiple, often unknown, genes and countless environmental variables all at once. It's a complex puzzle with many moving parts. Does a multifactorial trait follow Mendelian inheritance patterns? Not at all. Mendelian patterns are for single gene traits.
Multifactorial traits don't have clear patterns. Instead, they show a tendency to run in the family in a much more complex, unpredictable way. Last question. How can twin studies help us understand multifactorial traits By comparing the concordance rate, the probability that if one twin has the trait, the other also has it. between identical and fraternal twins? Yes. अगर identical twins में rate significantly higher है, it suggests a genetic component. But अगर ये 100% नहीं है, तो वो gap environment का influence दिखाता है. Excellent. Now, pause and practice. A multifactorial trait is influenced by a combination of multiple genes and environmental factors. In short, for most common health conditions, the answer to nature or nurture is both. All right, let's talk about something we all have, blood groups, specifically the genetics of the ABO and RH systems. This is a topic everyone learns in school, but the genetics are super cool. They really are. The ABO system is a perfect example of both Mendelian and non-Mendelian genetics. It's controlled by one gene, the I gene, which has three different alleles, IA, IB, and I. So how do these three alleles interact? It's a mix of patterns. पहला है dominance. Alleles IA and IB are both dominant over the I allele. मतलब I genotype का blood type A होगा, not O. Correct. फिर है codominance. ये non-Mendelian part है. Alleles IA and IB are co-dominant with each other. मतलब अगर genotype IA IB है तो दोनों express होंगे और blood type AB होगा. और O type? The I allele is recessive. तो blood type O होने के लिए आपका genotype II होना जरूरी है. Simple enough. What about the RH factor? That's the positive or negative part, right? Correct. The RH factor is simpler. यहाँ simple dominance काम करता है. The R allele for RH positive is dominant over R for RH negative. इसका मतलब अगर जीनोटाइप RR या RR है तो आप RH पॉजिटिव होंगे. और RH negative होने के लिए जीनोटाइप RR होना जरूरी है. Precisely. और इस simple inheritance का एक बहुत critical medical implication है. Erythroblastoma fetalis. Okay, what is that? ये कंडीशन तब हो सकती है जब एक RH नेगेटिव मदर जीनोटाइप RR एक RH पॉजिटिव फीटस जीनोटाइप RR को कैरी कर रही हो. During the first pregnancy, if the baby's blood mixes with the mother, she can develop antibodies against the RH positive factor. And this causes problems in the second pregnancy, right? Yes, in a subsequent pregnancy with another RH positive baby, the mother's preformed antibodies can cross the placenta and attack the fetus's red blood cells. Let's do a quick cross-questioning on this. Can two O-type parents have an A-type child? Impossible. O-type parents both have the genotype II. वो सिर्फ I allele ही पास कर सकते हैं, तो उनके सारे बच्चों का जीनोटाइप II ही होगा, यानी ब्लड टाइप O. Second, can two A-type parents have an O-type child? उनका जीनोटाइप IA है, तो there is a 25% chance that their child will inherit the II genotype and be O-type. Which blood type is called the universal donor and why? O negative. ब्लड टाइप O के रेड ब्लड सेल्स पर ना A एंटीजन होता है ना B एंटीजन, और RS नेगेटिव होने का मतलब है कि RH एंटीजन भी नहीं होता. इसलिए रेसिपिएंट्स बॉडी इन सेल्स को फौरन रिकॉग्नाइज नहीं करती. How is erythroblastosis fetalis prevented today? It sounds terrifying. Thankfully, it's preventable. RH नेगेटिव मदर्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है, रोगैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी. ये इंजेक्शन मदर्स बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने से रोकता है. Last question. Do the ABO and RH genes follow Mendel's law of independent assortment? Completely independent of each other. Perfect. Time for practice. Let's say it. The ABO system shows both dominance and codominance, while the RH system follows simple dominance. In short, blood type inheritance is a powerful classroom example of core genetic principles with life or death clinical importance. हमने थोड़ी देर पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को टच किया था जब हम मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स की बात कर रहे थे. Let's give it its own spotlight. What defines polygenic inheritance? Polygenic inheritance is when a single trait is controlled by two or more different genes. सोच लीजिए, it's not one gene calling the shots, but a committee of genes working together. हर जीन का एक छोटा additive effect होता है. और इसका रिजल्ट होता है continuous variation, right? Instead of just two options, like tall or short, you get a whole spectrum of possibilities. Exactly. The classic example in humans is skin color. It's not determined by a single gene, but is thought to be controlled by at least 3 or 4 different genes. Okay. Each gene has alleles that contribute a small amount of melanin. The more melanin contributing alleles you have, the darker your skin. इसीलिए हम skin tones का एक continuous range देखते हैं. Another great example is height. There isn't a single tall or short gene. Hundreds of genes have been identified that each contribute a tiny amount to your final height. Correct. So the introduction is that polygenic inheritance explains the traits that don't fall into neat boxes. और बैकग्राउंड ये है कि इस कॉन्सेप्ट ने जेनेटिक्स को मेंडल के सिंपल पी प्लांट से आगे रियल ह्यूमन ट्रेट्स की कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचाया. The core logic is additive effect. Think of it like adding spoonfuls of sugar to a drink. हाँ, one gene adds 1 spoon, another adds half a spoon. The final sweetness, यानी the trait, depends on the total number of spoonfuls. This creates that continuous variation. The real world impact is in understanding our own diversity. It explains why children are often an average of their parents' traits, but can also be taller or shorter than both. So, in conclusion, polygenic inheritance is the genetic basis for the beautiful spectrum of human variation. Let's do a quick cross-questioning. How is polygenic inheritance different from pleiotropy? They are opposites. Polygenic inheritance is when many genes affect one trait. Pleiotropy is when one gene affects many traits. Example. The gene causing sickle cell anemia.
एक जीन also affects malaria resistance, organ damage, and other things. मतलब many traits. Do polygenic traits follow a bell curve distribution? Yes, almost always. Because of the additive effects of many genes, most people end up in the middle, with the average number of contributing alleles. Extreme phenotypes are much rarer, creating the classic bell shape. Can you predict a child's exact height if you know the parents' heights? No, you can't predict it exactly. Because of the random shuffling of hundreds of genes during reproduction, you can only predict a probable range. Are polygenic traits influenced by the environment? Yes, almost all of them are. That's when we call them multifactorial. Height, for example, has a strong polygenic basis, but it is heavily influenced by nutrition during childhood. Final question. Is eye color a polygenic trait? It seems to come in many shades. Yes, it is. While we used to learn about a simple dominant recessive model, it's actually much more complex. At least 2 major genes and up to 14 other minor genes control the amount and type of melanin in the iris. Great. Now practice saying this. Polygenic inheritance involves multiple genes contributing additively to a single trait, creating continuous variation. In short, polygenic traits are the result of teamwork among genes, explaining the spectrum of human diversity. Okay, we've talked a lot about how genes change and evolve. But is there a state where they don't change? A sort of genetic standstill? Yes, and that theoretical state is called genetic equilibrium, also known as the Hardy-Weinberg equilibrium. It's a fundamental principle in population genetics. So it's a baseline, a control group for evolution. Exactly. It's a mathematical model that describes a hypothetical situation where allele and genotype frequencies in a population remain constant from generation to generation. Basically, no evolution is happening. So, what are the conditions for this perfect, non-evolving population? The Hardy-Weinberg principle requires 5 strict conditions. 1. No mutation. 2. Random mating. 3. No gene flow. 4. No natural selection. And 5. A very large population size to prevent random changes, जिसे genetic drift कहते हैं. It's pretty obvious that these 5 conditions are almost never met in the real world. Exactly. And that's the whole point. The Hardy-Weinberg equilibrium is a null hypothesis. By showing us what a non-evolving population looks like, it helps us identify the forces that do cause evolution. Let's do a cross-questioning to understand its application. What is the Hardy-Weinberg equation? It's a set of 2 equations. The first is for allele frequencies, p plus q equals 1. Okay. The second is for genotype frequencies, p square plus 2pq plus q square equals 1, where p square is homozygous dominant, 2pq is heterozygous, and q square is homozygous recessive. How can this be used in a real-world scenario? Let's say we know that a recessive genetic disease affects 1 in 10,000 births. This means the frequency of the affected genotype, yani q square, is 1/10,000. Acha. From this, we can calculate the frequency of the recessive allele, q, the dominant allele, p, and most importantly, the frequency of carriers, 2pq, in the population. So it's a powerful tool for public health genetics. But if no population is truly in equilibrium, isn't the model useless? Not at all. For many human genes, the rate of mutation is very low, and selection pressures are weak. In these cases, the population can be close enough to equilibrium for the model to be a very useful approximation. What is the biggest evolutionary force that disrupts this equilibrium? Natural selection is arguably the most powerful and directional force. It actively favors certain alleles over others, consistently pushing allele frequencies away from equilibrium. Final question. Can a population be in equilibrium for one gene but evolving at another? Yes, absolutely. A population might be in Hardy-Weinberg equilibrium for a neutral trait, like blood type, while at the same time being under strong selection for a gene related to disease resistance. Understood. Now, let's practice this. The Hardy-Weinberg equilibrium describes a non-evolving population, providing a baseline to measure real evolutionary change. In short, genetic equilibrium is a theoretical ideal that, by its very unreality, proves that evolution is a constant process in nature. We talked about karyotyping and how it can detect numerical abnormalities. But you also mentioned it can find structural abnormalities. Let's dig deeper into that. What does that even mean? It means the total number of chromosomes might be correct, 46 in humans, but the structure of one or more of them is messed up. A piece might be missing, duplicated, or in the wrong place. So, like having all the books in a library, but one book has a chapter ripped out or inserted into another book. Perfect analogy. There are 4 primary types. Pehla hai deletion. A segment of a chromosome is lost. Example? Cri-du-chat syndrome, caused by a deletion on chromosome 5. Affected infants have a high-pitched cry that sounds like a cat. And the second type? Duplication. A segment is repeated. This can be less harmful than deletion. For example, Charcot-Marie-Tooth disease type 1A is sometimes caused by a duplication on chromosome 17. Third type? Inversion. A segment is broken off, flipped 180 degrees, and reattached. The genetic information is still there, just in the wrong order. And the fourth is translocation. Yes, a segment from one chromosome breaks off and attaches to a different, non-homologous chromosome. A famous example is the Philadelphia chromosome, a translocation between chromosomes 9 and 22, which is linked to chronic myeloid leukemia. The Philadelphia chromosome is a really powerful example of how a structural change can directly lead to cancer. It is. It creates a new fusion gene called BCR-ABL, which acts like a switch that's permanently stuck in the on position, telling the cell to divide uncontrollably. Let's do some cross-questioning.
which is generally more harmful, a deletion or a duplication. Generally, a deletion is more harmful. Losing genetic information is often more catastrophic than having an extra copy. You mentioned inversions can be harmless for the individual but cause problems for their children. Why? Because when that person creates sperm or egg cells, the inverted chromosome has trouble pairing up with its normal partner. This can lead to the creation of gametes with unbalanced chromosomes, some with deletions, some with duplications. What's the difference between a reciprocal and a Robertsonian translocation? A reciprocal translocation is a simple exchange of segments between two different chromosomes. A Robertsonian translocation is more specific. It happens when the long arms of two acrocentric chromosomes, like 14 and 21, fuse together. How are these abnormalities typically detected? Karyotyping is the classic method, especially for large-scale changes. For more subtle changes, we use advanced techniques like FISH or microarray analysis. Can these structural changes be a force for evolution? Yes, over a very long time scale. Duplication is particularly important. It creates an extra copy of a gene, which is then free to mutate and potentially gain a new function. This is a major way that new genes have arisen. Perfect. Let's practice saying this. Chromosomal structural abnormalities like deletions, duplications, inversions, and translocations alter the genetic blueprint's organization. In short, it's not just about having the right number of chromosomes, their internal structure and arrangement are equally critical for health. Okay, this next topic is one of those mind-bending concepts in genetics that breaks the rules we thought we knew. Let's talk about genetic imprinting. It really is a fascinating exception to standard Mendelian genetics. The core idea is this. For most genes, you inherit two working copies, one from each parent. But for a small number of genes, one copy is chemically tagged or imprinted and switched off, depending on whether it came from the mother or the father. So for an imprinted gene, the copy from dad might be active while the copy from mom is silent, or vice versa. Exactly. The imprinting happens during the formation of sperm and eggs and acts like a parent of origin stamp. And this has real consequences. The classic examples are Prader-Willi syndrome and Angelman syndrome. They are the perfect illustration. Both disorders are caused by a deletion in the exact same region of chromosome 15. Okay. If the deletion is on the chromosome you inherited from your father, you get Prader-Willi syndrome. And if it's from the mother? You get Angelman syndrome. The same deletion causes two completely different diseases. That's incredible. It shows that for that region of DNA, the maternal and paternal copies are not interchangeable. Precisely. In that region, some genes are normally active only on the paternal chromosome, and others are active only on the maternal one. When the deletion happens, you lose a set of active genes. Let's do a cross-questioning. What is the molecular mechanism behind imprinting? How are genes switched off? The primary mechanism is DNA methylation. This is an epigenetic mark where small chemical tags, methyl groups, are added to the DNA. This can silence a gene without changing the DNA sequence itself. It's like putting a do not read sticker on a gene. Why did genetic imprinting evolve? It seems like a risky strategy. The leading theory is the parental conflict hypothesis. It suggests that imprinting evolved from a tug-of-war between maternal and paternal genes over the allocation of resources to the fetus. A genetic battle of the sexes happening in the womb. Does imprinting occur in all animals? No, it's primarily found in mammals and flowering plants, organisms where the mother provides direct nourishment to the embryo. If an imprinted gene is mutated, is the inheritance pattern different from a standard Mendelian disorder? Yes, the risk of passing on the disorder can depend on the sex of the parent carrying the mutation. For example, if a father carries the mutation in a paternally expressed gene, his children are at risk. But if a mother carries that same mutation, her children might be fine. Can imprinting errors be corrected? Currently, no, but there's a lot of research into epigenetic therapies that could potentially unsilence the healthy copy of the gene. But this is still in very early experimental stages. Mind-blowing stuff. Let's practice this. Genetic imprinting is a parent of origin effect where one copy of a gene is silenced, making the maternal and paternal genomes non-equivalent. In short, for some genes, it's not just what you inherit, but who you inherit it from that matters. We've mentioned mutation a few times as a condition that breaks the Hardy-Weinberg equilibrium, but let's focus on its positive role. We often think of mutations as bad, but they are absolutely essential, right? They are more than essential. They are the ultimate source of all genetic variation. Mutation is the raw material upon which evolution works. Without mutation, everything would stay the same forever. So a mutation is just a change in the DNA sequence. A change in the DNA sequence. And most of them are neutral, right? Yes, the vast majority of mutations are neutral. They have no effect on the organism's fitness. Some are harmful, causing diseases, but a very small fraction are beneficial. And it's these rare beneficial mutations that are the creative force in evolution. Exactly. A beneficial mutation gives an organism a slight survival or reproductive advantage. Natural selection then acts on this new trait. Over generations, the frequency of this beneficial mutation increases in the population. A great example is antibiotic resistance in bacteria. A random mutation in a single bacterium allowed it to survive an antibiotic. That's a perfect example of evolution happening right before our eyes. Another classic case is the peppered moths in England. A mutation caused some moths to be dark-colored. On soot-covered trees, these dark moths were better camouflaged from birds. Time for a cross-questioning. Are mutations random or do they happen because an organism needs them? This is a crucial point.
Mutations are completely random. They do not occur in response to an environmental need. A bacterium doesn't try to become resistant. The mutation just happens by chance. What's the difference between a mutation in a somatic cell and a germline cell? A somatic cell is a regular body cell. A mutation here might cause cancer for the individual, but it cannot be passed on. A germline cell is a sperm or egg cell. A mutation here is the only kind that matters for evolution. Does evolution always favor complexity? Not at all. Evolution has no inherent direction. It just favors what works best in a particular environment. Sometimes, losing a trait can be advantageous. For example, cave fish have lost their eyes through mutation. Is the mutation rate the same for all organisms? No, it varies. Viruses, especially RNA viruses like influenza and HIV, have extremely high mutation rates, which is why they evolve so quickly. Complex organisms like humans have much lower mutation rates. Final question. If mutation is the raw material, what is the sculptor of evolution? Natural selection is the primary sculptor. It takes the random variation created by mutation and shapes it, favoring traits that are well suited to the environment and eliminating those that are not. Excellent. Let's practice saying this. Mutation is the random raw material for evolution, creating the genetic variation upon which natural selection acts. In short, mutation proposes and natural selection disposes. It is the engine of change in the living world. We've discussed the ABO blood group system, but there's another, much more complex system of markers on our cells, the HLA system. How do these two compare? It's a great comparison. The ABO system is primarily about compatibility for blood transfusions. It involves one gene with 3 alleles. And the HLA system? The HLA, or human leukocyte antigen system, is about self versus non-self recognition for the entire immune system. It's crucial for organ transplants and involves a whole cluster of genes on chromosome 6 with thousands of possible alleles. So ABO is like a simple ID card, but HLA is like a detailed biometric scan. That's a perfect analogy. The ABO system has only a few possible types. The HLA system is so diverse that it's almost impossible for two unrelated individuals to have a perfect HLA match. This is your unique immune identity. So the primary function is different. Blood transfusions versus immune recognition. Yes. Genetic locus is different. Chromosome 9 for ABO, chromosome 6 for HLA. Polymorphism is different. Low for ABO, extremely high for HLA. Cell distribution is different. Red blood cells for ABO, almost all nucleated cells for HLA. Let's dive into some of those points with cross-questioning. Why is HLA so important for organ transplants? Your immune system's T cells are trained to recognize your own HLA markers as self. If you receive an organ with different HLA markers, your T cells see it as non-self and launch an attack to destroy it. This is organ rejection. Why is the HLA system so incredibly diverse? It's a result of evolutionary pressure from infectious diseases. A diverse HLA system in a population means that there will always be some individuals who can fight off any new virus. It's a species-level survival strategy. You mentioned it's inherited as a haplotype. What does that mean? The HLA genes are all located very close together on chromosome 6. Because of this, they are usually inherited together as a single block or haplotype from each parent. This is why siblings have a 25% chance of being a perfect HLA match. How is HLA linked to autoimmune diseases? Certain HLA types are statistically associated with a higher risk for specific autoimmune diseases. It's thought that these particular HLA molecules might be worse at distinguishing between self and non-self, triggering an autoimmune attack. So, in a blood transfusion, do you need to match HLA? For a simple red blood cell transfusion, no. Red blood cells don't have HLA markers. However, for transfusions of platelets or whole blood, which contain white blood cells, HLA matching can be important. Immunological identity. Finally, let's talk about something truly revolutionary, a technology that feels like science fiction. CAR-T therapy. It's being called a living drug. It is. CAR-T therapy is a highly personalized cancer treatment where we genetically engineer a patient's own immune cells, specifically their T cells, to recognize and kill cancer cells. The results, especially in some blood cancers, have been incredible. Patients for whom traditional chemotherapy has failed have seen complete remission. Yes. So the introduction is that traditional cancer treatments are non-specific. CAR-T is designed to be a precision strike. And the background is that this is one of the first truly successful applications of immunotherapy. So what is a CAR in CAR-T? CAR stands for chimeric antigen receptor. It's an artificial receptor we add to the T cell's surface. It has two key parts, an extracellular grabber that recognizes a specific protein on the cancer cell, and an intracellular ignition switch that tells the T cell to attack. And there have been different generations of CARs, right? Yes, we've improved the design. First gen was basic. Second gen added a co-stimulatory domain, like a turbo booster, to keep the T cells active for longer. Most current approved therapies are second gen. And fourth gen? Fourth gen, also called TRUCs, are the most advanced. They not only kill cancer, but also release chemicals called cytokines that recruit the rest of the immune system to join the fight. So what's the treatment process like for a patient? It's a multi-step process. First, T cells are collected from the patient's blood. Second, in a lab, a virus is used to deliver the CAR gene into these T cells. Third, these new CAR T cells are multiplied into an army of millions.
Finally, this army is infused back into the patient. But it's not without challenges and side effects. The most serious is cytokine release syndrome, or CRS. This is a massive inflammatory response that can be life-threatening. Getting it to work for solid tumors is also a big hurdle. Let's do a final cross-questioning. Why is it called a living drug? Because unlike a chemical drug that gets flushed out, CAR T cells are living. They can persist and multiply inside the patient's body for months or even years, creating a long-lasting self-sustaining army. How is cytokine release syndrome managed? Doctors are prepared for it. They can administer powerful anti-inflammatory drugs that specifically block key cytokines, like IL-6 inhibitors, to control the storm without shutting down the cancer-killing effect. Why is CAR T therapy so expensive? Because it is the definition of personalized medicine. The entire manufacturing process has to be done individually for every single patient. It's a bespoke treatment, not an off-the-shelf pill. What's the biggest challenge for using CAR T against solid tumors? Solid tumors create a hostile microenvironment that suppresses immune cells. They also lack a single uniform target antigen. Researchers are working on smarter CARs to overcome these defenses. And the future. What's the holy grail of CAR T research? The holy grail is creating off-the-shelf or allogeneic CAR T cells from healthy donors. This would eliminate the personalized manufacturing process, dramatically reduce the cost, and make the therapy immediately available. Amazing. Now everyone practice saying CAR T therapy genetically engineers a patient's own T cells to fight cancer. In short, CAR T therapy is a groundbreaking immunotherapy that turns the body's own immune system into a precision weapon against cancer. तो दोस्तों ये था हमारा जेनेटिक्स की दुनिया में एक कॉम्प्रहेंसिव टूर। हमने देखा कि कैसे हमारे सर्वाइवल जीन्स, एडेप्टेशन और कल्चर से जुड़े हैं। हमने समझा कि कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोमल हेल्थ का स्नैपशॉट देती है और जेनेटिक काउंसलिंग फैमिलीज को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। हमने देखा कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स सिंपल मेंडेलियन लॉ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें मल्टीफैक्टोरियल, पॉलीजेनिक और कोडोमिनेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। We learned that genetic equilibrium एक theoretical baseline है, जबकि evolution, mutation और selection का एक dynamic process है। एंड फाइनली CAR T थेरेपी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जेनेटिक नॉलेज को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स में बदल रही हैं। आज हमने CAR T जैसी टेक्नोलॉजी की बात की। अब जरा सोचिए, CRISPR-Cas9 जैसे जीन एडिटिंग टूल्स के साथ हम जेनेटिक डिजीजेस को हमेशा के लिए ठीक करने की कगार पर हैं। पर सवाल यह है कि इसकी एथिकल बाउंड्री क्या होनी चाहिए? कहां पर ट्रीटमेंट खत्म होता है और ह्यूमन एनहांसमेंट शुरू होता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अ वेरी पावरफुल थॉट टू एंड ऑन। अब आपके लिए कुछ शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स टू टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट, थ्रिफ्टी जीनोटाइप हाइपोथेसिस को अपने शब्दों में समझाइए। सेकंड, कैरियोटाइपिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग में मुख्य अंतर क्या है? थर्ड, मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक रियल लाइफ उदाहरण दीजिए। फोर्थ, हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम की 5 कंडीशंस क्या हैं? फिफ्थ, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग प्राडो-विली और एंजलमैन सिंड्रोम में कैसे अलग-अलग काम करता है। एंड सिक्स्थ, CAR T थेरेपी को लिविंग ड्रग क्यों कहते हैं? और आपका आज का चैलेंज, CAR T थेरेपी के कंसेप्ट को 1 मिनट में अपने किसी ऐसे दोस्त को समझाइए जिसे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट न हो। देखें आप इसे कितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं। ऐसे ही डीप और एंगेजिंग डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा और अगले इन डेप्थ एनालिसिस के लिए तैयार